वेलकम दोस्तों। आइए हम लोग पार्ट 2 में अर्ली मिडिवल हिस्ट्री या अर्ली मिडिवल इंडिया के पार्ट 2 में देखते हैं क्या जानना है। इस टाइम पीरियड में हमको ये देखना है कि 600 से 750 ईस्वी तक 680 टू 750 AD तक कौन कौन से राज्य भारत में गवर्न कर रहे थे या शासन कर रहे थे। हमने इसको मैप के माध्यम से, एक रफ मैप के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया है ताकि आप लोग समझ लीजिए कि पूरे भारत में उस समय कौन कौन से राज्य थे। याद रखना है ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा। तो नर्मदा नदी के दक्षिण के हिस्सा को हम लोग साउथ इंडिया या दक्षिण भारत कहते हैं और उसके उत्तर के भाग को उत्तर भारत कहते हैं। उत्तर भारत में अगर देखें तो टोटल मेजर स्टेट या मेजर एम्पायर या मेजर किंगडम कुल 6 थे। पहला नंबर में था मौखरी। एक नंबर वाइज हमने डिनोट किया है, आप देख सकते हैं। तो पहला स्टेट था मौखरी जिसकी राजधानी थी कन्नौज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कन्नौज है, तो मौखरी जिसकी राजधानी थी कन्नौज। दूसरा था जो महत्वपूर्ण राज्य वो था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश हरियाणा का थानेश्वर में इसकी राजधानी थी, जिस वंश का सबसे प्रतापी शासक या रिनोल्ड रूलर हर्षवर्धन था। तीसरा राज्य था मैत्रक जो गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में था। इसकी राजधानी वल्लभी थी, वल्लभी जो एक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र भी था। चौथा था गौड़ राज्य जो पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र में अवस्थित था और इसकी राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। पांचवा राज्य था वर्मन जो असम में था, वर्मन राजवंश। और छठा राजवंश था जो सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत में रूल करता था। मध्य भारत यानी कि अगर देखें तो आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र में को मिलाकर के क्षेत्र में इनका शासन था, जिसका नाम था कलचुरी राजवंश जो सेंट्रल इंडिया में शासन करता था। तो कुल 6 राज्य उत्तर भारत में शासन कर रहे थे। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में मुख्यतः 3 राज्य थे। पहला था चालुक्य जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में शासन करता था और इसकी ये दक्कन के क्षेत्र में था और इसकी राजधानी वेंगी हुआ करती थी, VENGI वेंगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण राज्य था पल्लव, वो कांची का पल्लव जो अभी तमिलनाडु में पड़ता है, कांचीपुरम, वही इनकी राजधानी थी। और दक्षिण भारत के समय में पल्लवों के सकाल में सांस्कृतिक उत्थान चरम पर था। इनकी मंदिर निर्माण शैली एक अनूठी विशेषता ली हुई थी। और तीसरा स्टेट था पांड्य राजवंश जो मदुरई जिनकी राजधानी थी और दक्षिण भारत के अंतिम क्षेत्र या अंतरिम भूमि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता था। आप देखेंगे कि ये राज्य तक सल्तनत काल में भी इसको अधीन करने की कोशिश की गई थी। तो अगर आप बात करें 600 से 750 ईस्वी में भारत में कुल कितने स्टेट या कितने प्रमुख राज्यवंश राज कर रहे थे, तो ये कुल 9 राज्य आपको दिखाई देंगे। याद रखना है कि ये नर्मदा नदी से उत्तर के जितने भी राज्य थे ये कहीं ना कहीं गुप्तों के अधीनस्थ राज्य थे, सामंत के रूप में उभरे थे और धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति को आगे बढ़ा करके अपने राज्य को समृद्ध किया था। अब हमें इस टाइम पीरियड के बारे में क्या क्या जानना है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीटी में और मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पुष्यभूति वंश विशेष करके हर्षवर्धन के समय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन के बारे में कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा यानी मेंस में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा गौड़ राजवंश यानी बंगाल के शासन से भी पीटी में भी सवाल पूछे जाते हैं और मेंस में भी सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा अगर देखें तो दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव ये दोनों ही राज्य महत्वपूर्ण है पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। हम लोग जो इस क्लास में या इस सीरीज में जिस पर बात करने वाले हैं, शुरुआत हम लोग करेंगे मौखरी राजवंश से, यानी कि मौखरी कर रहे हैं पुष्यभूति राजवंश से, यानी कि हर्षवर्धन के राज्य से।
कैसे कैसे हर्षवर्धन ने राजनीतिक शक्ति प्राप्त की, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के बाद कैसे उसने भारत में आखिरी प्रयास किया सत्ता के केंद्रीकरण करने का, यानी पूरे भारत को नेतृत्व करने का, विशेष करके उत्तर भारत को नेतृत्व करने का किस तरह से उसने प्रयास किया। और उसके बाद आप लंबे समय तक देखेंगे कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 650 के बाद से भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं रह गया, जिसके वजह से कई सारी शक्तियां या कई सारे इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट स्टेट उभर करके सामने आता है और सारे के सारे स्टेट आपस के संघर्ष में ही लंबा समय अपना व्यतीत कर देते हैं, जिससे भारत में राजनीतिक केंद्रीकरण का अभाव दिखता है। इसी वजह से इतिहास में अक्सर इस बात को लेकर के वाद विवाद होता रहा है कि क्या भारत एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता था, क्या भारत ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली एक था। तो इस टाइम पीरियड को लेकर के अक्सर लेफ्ट विंग या वामपंथी इतिहासकार ये संकल्पना देते रहे हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं था, बल्कि ये कई राज्यों का एक खंडित राजनीति का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए इतिहास में इस काल को डार्क एज के रूप में भी जाना जाता है, अंधकार युग के रूप में भी। इसका कारण यह है कि इस समय वो जो गुप्तों के काल में जो क्लासिकल पीरियड या स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था, जिस समय समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के हर एक क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन या सर्वश्रेष्ठ उन्नति हुई थी, वो इस समय आपको नहीं दिखता है। और यह धारणा निर्मित कर दी गई कि भारत एक अंधकार युग के दौर से गुजर रहा था, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। भारत में इस समय भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उन्नति हुई और इसने आगे के इतिहास निर्माण में अहम योगदान भी दिया है। तो इस टाइम पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे पुष्यभूति राजवंश से, यानी पुष्यभूति राजवंश का निर्माण कैसे हुआ, कैसे इसने भारत की शक्ति का केंद्र बिंदु के रूप में अपने आप को स्थापित किया, कैसे इसने आसपास के राज्यों को अधिग्रहित करके एक साम्राज्य, भारत का अंतिम या आखिरी मध्यकालीन साम्राज्य के रूप में अपने आप को स्टेबल किया और स्थापित किया। और बाद में कैसे हर्षवर्धन के पतन के बाद कैसे भारत फिर से पुनः राजनीतिक विखंडन या पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का नेतृत्व करने लगा, या राजनीतिक विखंडन का एक तरह से चित्र प्रस्तुत करने लगा। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो मुख्यतः हम लोग जिस पर बात करने वाले हैं, पहला होगा हमारा पुष्यभूति वंश, दूसरा होगा हमारा उत्तर भारत की बात करें तो मौखरी, और तीसरा होगा मैत्रक। फिर दक्षिण भारत में हम लोग सीधे चले आएंगे तो चालुक्य, पल्लव और पांड्य, इन तीनों ही यानी 3 दक्षिण भारत के और 3 उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में हम लोग इस समय तक के पहले जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर अगले चैप्टर में चलेंगे।